अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ताजर और तिजारत के साथ मैं हूं आपका मेज़ शफकत मियां। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ बिजनेस होते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब हम उन बिजनेस की बात करते हैं तो वहां पर मुख्तलिफ मसाइल जो है वो भी सामने है। कभी एनर्जी क्राइसिस का तो कभी हुकूमती इदारों की तरफ से मुख्तलिफ टैक्सेशन का नाफज होना, और फिर जब टैक्सेशन की बात करते हैं तो इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड। जब लोग उससे तंग आते हैं तो एक ही रास्ता नजर आता है और वो नजर आता है प्रॉपर्टी के बिजनेस का, लेकिन उस पर भी हुकूमत को चैन नहीं आता और टैक्स दर टैक्स न कर दिए जाते हैं। जब टैक्सेस के हवाले से प्रॉपर्टी डीलर्स और कंसल्टेंट और प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने वाले लोग एहतजाज करते हैं तो एमनेस्टी स्कीम मतवा दी जाती है, लेकिन इसके साथ साथ वो दियारे गैर में बैठा हुआ ओवरसीज पाकिस्तानी जिसका एक ही मकसद होता है कि जो पैसा कमाता हूं वो मेरे मुल्क के अंदर मेरी दर जाए, लेकिन उसके लिए भी बेशुमार मसाइल खड़े कर दिए जाते हैं और वो पैसा पाकिस्तान आना बंद हो जाता है। यही आज हमारा मौजू है बहस होगा। इस पर बात करने के लिए आज ने मुंतखब किया बहरिया टाउन को। बहरिया टाउन के एडवाइजर, प्रॉपर्टी डीलर्स और इन्वेस्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे बिल्कुल लेफ्ट पर मौजूद है मोहम्मद शाहिद कादरी साहब, जो कि अली रियल एस्टेट और डेवलपर को देखते हैं, उनके सीईओ है, और इसके साथ साथ बहरिया टाउन लाहौर की जो डीलर एसोसिएशन है उसके चेयरमैन भी हम आपको वेलकम करते हैं, कुछ आमदीद कहते हैं। ये बिल्कुल साथ मौजूद है जनाब सलमान सईद साहब, जो कि डेवलपर हैं और इसके साथ साथ जनाब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट भी करते हैं, हम आपको भी वेलकम करते हैं। मेरे बिल्कुल साथ मौजूद हैं जनाब शहजाद साहब, और शहजाद अहमद साहब जो है ये भी इन्वेस्टर हैं और इसके साथ साथ रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। और टैक्सेशन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट अली रिजवी साहब, जो कि प्रॉपर्टी टैक्सेशन और बाकी टैक्सेशन पर अबूर रखते हैं, हम आपको भी वेलकम करते हैं। सबसे पहले मैं मोहम्मद शाहिद कादरी साहब आपसे पूछना चाहूंगा, अगर बहरिया टाउन की बात की, बहरिया टाउन के अंदर सबसे टॉप पे बिजनेस जो है वो आपका है और उसके बाद बाकी लोग आते हैं, आपको ही बहरिया का टॉप इन्वेस्टर, टॉप डेवलपर जो है वो डीलर क्यों कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वो तो आप लोगों का है कि आप लोग मोहब्बत से कह देते हैं टॉप डीलर, बाकी सारी वर्किंग करते हैं तो कोशिश करते हैं। हमारा होलसेल का काम है, बहरिया के साथ बहरिया की जो भी डील्स आती हैं उनको हम उनसे खरीदते हैं, फिर आगे पब्लिक में डिलीवर करते हैं। ठीक हो गया। आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जब बात करते हैं प्रॉपर्टी के बिजनेस की, अभी एक टैक्स नाफज हुआ, टैक्स से पहले आपका बिजनेस कैसा था? और ये जो टैक्स है जिसको प्रॉपर्टी का नाम दिया जाता है और अभी एक एमनेस्टी स्कीम भी मुतारफ करवाती, उससे आपके बिजनेस पर, आपके कारोबार पर कोई असर पड़ा? बहुत गहरा असर पड़ा जी, इस वजह से कि ये टैक्स जो ये लगने से पहले तो मार्केट बहुत स्पीड से थी, क्योंकि मेरा ऑफिस कराची में भी है, तो बाहर से दुबई से और दूसरे ममालिक से काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही थी, और वो इतनी से आ रही थी कि दुबई गवर्नमेंट भी परेशान थी, क्योंकि दुबई के रेट नीचे आ रहे थे, वहां से लोग सेल करके अपनी प्रॉपर्टीज तो पाकिस्तान पैसा भेज रहे थे। तो मुझे तो लगता है कि उन पैसों को वहीं रोकने के लिए टैक्स लगाया। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं इसहाक डार साहब का अपना बिजनेस जो है वो दुबई में है और इस इन्वेस्टमेंट को वहां डाइवर्ट करने के लिए जो है वो एक स्टंट था। बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं, आपके कई टावर हैं वहाँ, ये रियल एस्टेट का बिजनेस भी है इनका, तो वहाँ मार्केट जब नीचे आई है तो हमें तो ऐसे लगता है, फिर इंडिया की मार्केट भी नीचे आ रही थी, जो पाकिस्तान पैसा शिफ्ट हो रहा था, क्योंकि जो है वो तो पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ पर भी उनको रियल एस्टेट का बिजनेस अच्छा लगता है। तो उन सारी चीजों को देखते हुए तो ऐसे लगता है कि इसको पाकिस्तान की रियल एस्टेट को जानबूझ के डिस्टर्ब, और ये डिस्टर्बेंस जो है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये हुकूमती ईवानों में बैठे हुए वो वुज़रा हैं जो अपने जाती इंटरेस्ट के लिए, जाती फायदे के लिए कर रहे हैं। कह सकते हैं। देखें ना, जब पाकिस्तान में एक पैसा आ रहा है जो पाकिस्तान में आके यूज होना है, ठीक है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होना है, तो उसको रोकना तो फिर ऐसे ही लगता है। लेकिन ये को आप कैसे देखते हैं कि जब एक इन्वेस्टर की बात की जाती है तो वो सारा का सारा पैसा सिर्फ प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जाता है और फिर और कोई बिजनेस नहीं होता, ना आपकी एक्सपोर्ट हो, आपकी इंडस्ट्री के ऊपर फोकस होता है, तो ये भी तो अच्छा है ना कि कम से कम प्रॉपर्टी से पैसा जो बाहर निकाला जाए और आम आदमी तक कम से कम जो है वो पैसा पहुंचे। आप ठीक कह रहे हैं, वो तो जो लोकल इन्वेस्टर हैं वो कर सकते हैं इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट। ये जो बाहर बैठा हुआ पाकिस्तान से ओवरसीज है, वो तो यहाँ किसी फैक्ट्री वाले को पैसे नहीं भेज सकता कि मेरी इन्वेस्टमेंट कर दें अपनी फैक्ट्री में या मेरी कोई और चीज इससे खरीद दें। तो ये बाहर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो सिर्फ रियल एस्टेट पे ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब हम बहरिया टाउन की बात करते हैं तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ जो है वो एक लेन देन का हेर फेर है, और अगर इसको हम एशिया का सबसे बड़ा कसिनो कहें तो उसमें दूसरी राय नहीं होगी। आप इस पर भी क्या कहते हैं? तो आप नहीं कह सकते, यहाँ पे हजारों लाखों घर बन चुके हैं। बहरिया टाउन के कम से कम 10 लाख के करीब मेंबर्स हैं, उसमें आप पिंडी, इस्लामाबाद जाएं, कराची जाएं, यहाँ लाहौर को देखें तो लोग तो घर बना चुके हैं। अब बहरिया तो नहीं ये देखता कि ये जो बंदा आ रहा है ये इन्वेस्टर है, ये रेट बढ़ेगा बेच जाएगा। बहरिया तो बेचता है लोगों को कम रेट पे, जो लोग घर अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी, उनको बेचता है।
उनमें इन्वेस्टर भी आ जाता है, बैरियर छानबीन तो नहीं करता, और ना ही ये कसीनो है, रियल एस्टेट का रियल काम हो रहा है। लोगों की राय ये है कि प्लॉट्स होते हैं जनाब 1000 और फाइल जारी कर दी जाती है 10,000, इस पर क्या कहते हैं? नहीं, इस तरह नहीं होता, और ना ही उसका मास्टर प्लान पहले तैयार होता है। उसकी एक प्लानिंग की जाती है कि टोटल हमारे पास कनाल लैंड है, तो ये साथ वाली भी 2000 3,000 कनाल वालों से वो बात कर चुके होते हैं। वो जो इशू आते हैं कि जी वो पोजेशन नहीं मिल रहा किसी को, वो लोग हैं जिनकी लैंड है जो बैरियर को पहले कमिट कर देते हैं कि हम आपको भेज देते हैं, बयाने भी ले लेते हैं, फिर जब उनसे पोजेशन का टाइम आता है वो पोजेशन देते नहीं है, कोर्ट में केस चल। इस तरह के इशू हैं, वो अकेले बैरियर के साथ नहीं है, वो DHA के साथ भी है और सोसाइटीज के साथ, बाकी सोसाइटीज के साथ भी मौजूद है। बैरियर पाबंद है उनको प्लॉट देने का, प्लॉट लोगों को जरूर मिलेगा। और बाकी जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो भी जो आपकी कमिटमेंट है उस पर पूरा उसमें, और पहले से ज्यादा बेहतर डेवलपमेंट होती है नए आने वाले ब्लॉक। जी बिल्कुल ठीक। सलमान सईद साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, आप वेंडर इन्वेस्टर हैं और इसके साथ साथ डेवलपर भी हैं, क्या आप समझते हैं कि जब प्रॉपर्टी टैक्स का इशू आपके सामने आया तो उसके बाद आपका बिजनेस फ्लोरिश किया या स्टॉप हो गया? इससे तो जी इफेक्ट तो बहुत हुआ, लोग काफी इससे परेशान भी, हम खुद भी इफेक्ट हुए इससे। इसमें ये जैसे शायद कादरी साहब आया कि ये हुकूमत की चाल कह लें, मुल्क को, क्योंकि और भी बहुत सारे तरीकों से ये लोग पीछे ले जा रहे हैं। मैं भी समझता हूँ कि ये एक मुल्क के खिलाफ साजिश है, क्योंकि जो लोग बाहर से पैसा भेज रहे थे काफ़ी स्पीडली, जैसे शायद साहब ने कहा भेज रहे थे, अब वो पैसे भेज रहे, अब वो चूंकि बाहर बैठा पाकिस्तानी यहाँ पे किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता, किसी के साथ किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ ये कर सकता है कि यहाँ पे एक प्लॉट ले ले और उसको मैच्योर करे। बैरियर टाउन में लोग ज़्यादा सेफ फील इसलिए करते थे कि यहाँ पे जो चीज़ आपने ले ली वो उसमें कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। हाँ, छोटे मोटे मसाइल, क्योंकि बैरियर की ज़ाहिर है हर चीज़ मलिक रियाज ने तो डील नहीं करनी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे उसमें मज़मीन हैं जो कि थोड़ा बहुत हेर फेर जरूर करते होंगे। अच्छा, इससे पहले टैक्स पर बात हो रही थी, जी। क्या आप समझते हैं कि टैक्स देना बुरी बात है? लोगों को टैक्स देना चाहिए? टैक्स देना जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका एक तरीका कार वजह होना चाहिए। अब एकदम से इतना टैक्स लगा दें कि जो किसी के समझ में फर्क है, आपने कोई चीज, एक प्लॉट खरीदा है, फर्ज करें मैंने एक प्लॉट खरीदा है और मुझे उसमें लगता है कि उसमें शायद मैं 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए मुझे बचत आ जाएगी। हम देखते हैं टैक्स के हवाले से तो पता चलता है कि हमें 2 लाख के बजाय हमें 3 या 4 लाख रुपए टैक्स देना पड़ रहा है। ये कहती है कि आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की, 3 साल तक आप प्रॉपर्टी को अगर अपने पास रखते हैं तो नो प्रॉब्लम, हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप 3 साल से पहले वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, डालेंगे, बाहर निकालेंगे, फिर टैक्स देना लाजमी होगा। इसमें कौन सी बुराई है? सर, बुराई इसमें कोई नहीं है। देखिए, 3 साल तक कौन इन्वेस्टर कभी भी नहीं रोक सकता। इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करना है और उसको डालना, बेचना है। तो अगर हम 3 साल तक एक चीज को होल्ड कर लेंगे, अगर उसमें हम फर्ज करें कि 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख टैक्स बचाते हैं, तो हमारा पैसा चूंकि सर्व नहीं होगा और हम अपना बिजनेस कर नहीं सकते। तो इस वजह से ये 3 साल वाला ये सारा मामला जो है ये ठीक नहीं है। जी बिल्कुल ठीक। शायद कादरी साहब आपसे पूछा, जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा माफिया है, जिस तरह भी जिक्र किया, इन्वेस्टर है, और वो इन्वेस्टर जो है वो एक माफिया बन चुका है जो प्रॉपर्टी रेट्स को जमीन से उठाता है, आसमान की बुलंदियों पर ले जाता है। आप समझते नहीं कि हुकूमत की ये भी एक कोशिश है कि कम से कम उस माफिया के हसार को तोड़ा जाए? ये नहीं आप कह सकते। देखें, आपने एक प्लॉट अभी परचेज किया है, ठीक है, उस प्लॉट को परचेज करने के बाद आपने अब उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होनी है, उसकी इंस्टॉलमेंट चलनी है, तो प्लॉट मौके पे आ जाएगा तो जाहिर बात है वो रेट तो उसका वो नहीं रहेगा ना। अगर एक प्लॉट 50 लाख में बेचा है, वो बंदा 2 साल तक उसका वेट करे, डेवलपमेंट हो, आज रेडी हो, क्लाइंट को कहे आज मुझसे 52 लाख में ले लो, इस तरह तो वो नहीं करेगा। वो जाहिर बात है उसको जो है वो उसको करेगा कि रेट इसका जो है वो बढ़े, मैंने 50 लाख लगाया हुआ तो मुझे इसका प्रॉफिट होना चाहिए। तो वो जो डेवलप हो जाता है, लोगों को नजर आता है ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी, तो वो उसका रेट वैसे ही ग्रेजुअली बढ़ता है। लेकिन जो लोग एक जिक्र करते हैं, आप नहीं समझते कि कोई माफिया है? नहीं, माफिया जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि रियल एस्टेट में ही, वो तो फिर सब सेक्टर में ही, सब सेक्टर्स में है, और आप इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि तौर पर इसमें भी वो माफिया मौजूद है। उसमें भी होगा, जाहिर बात है, लाजमी। और जब टैक्स की बात करते हैं तो आप नहीं समझते कि बहसीयत पाकिस्तानी हमें टैक्स देना चाहिए? देखिए, टैक्स देना चाहिए, ठीक है। अब देखें, आप एक मैं प्लॉट खरीदता हूँ 1 करोड़ रुपए का, आप उस पर मुझसे 3 लाख रुपए टैक्स ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे तो फिर वेट करना पड़ेगा ना कि वो 5-6 का हो तो मैं बेच। तो अगर वही टैक्स हम उससे कम ले लेते हैं, 50,000 ले लेते हैं, लाख ले लेते हैं, तो वो 10 बार ट्रेड होगा तो गवर्नमेंट को 10 लाख आएगा, बजाय इसके कि वो 1 बार ट्रेड और 3 लाख, तो वो 10 बार ट्रेड होकर 10 लाख आएगा।
تو جتنا کم ٹیکس ہوگا اس کی ٹریڈنگ زیادہ ہوگی، اتنے لوگوں کو بیچ میں بینیفٹ بھی ہوں گے. جیسے آپ انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں تو ضروری تھوڑی ہے کہ لگے تو لوگوں کو اس میں جاب ملتی ہے. اس میں بھی ہزاروں لاکھوں لوگ انوالو. آپ کے جب اس شعبہ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ جو ہے وہ بحریہ کے بڑے، جب علی ثقلین کا نام آتا ہے تو یقینی طور پر ایک میں آپ کا اس کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سے کتنے لوگوں کا روزگار منسلک ہے اس انڈسٹری کے ساتھ، اور اس ٹیکس کی بنیاد وہ جو روزگار کا ایک سائیکل تھا لوگوں کا وہ ڈسٹرب ہوا؟ دیکھیں، جو ملک صاحب نے اکثر اپنے انٹرویو میں بھی بتایا ہوگا آپ لوگوں کو، تقریباً 37 انڈسٹریز ہیں جو ریئل اسٹیٹ کے ساتھ جڑے ہیں. ٹھیک ہے، مختلف ہیں ان میں. ٹھیک ہے، تو ان سب کا جو رزق ہے وہ اسی انڈسٹری کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب اس کی سیل پرچیز رکتی ہے نا تو وہ ساری انڈسٹری ڈسٹرب ہوتی ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ ایک مزدور سے لے کر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک میسن، اور میسن سے لے کر ایک انویسٹر، اور اس کے بعد اس میں پوری کی پوری آپ کی سیمنٹ کی انڈسٹری، اینٹوں کی انڈسٹری، ساری کی ساری سریے کی انڈسٹری، اس کے علاوہ پتھر ہے، ریت، سیمنٹ، بجری، کافی چیزیں انوالو ہیں. اس کے علاوہ لکڑی کا بزنس اس میں انوالو ہے، ٹائلز کا، بے شمار بزنس ہیں اس کے. 37 انڈسٹریز ہیں جو اس میں انوالو ہیں. جب ہم حکومت وقت کی بات کرتے ہیں اور پھر پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور ابھی آپ نے کہا کہ بے شمار لوگ جو ہے وہ اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں، اور اگر اس کی بند ہوئی، ابھی تو سلو ہے، اور اگر مزید اس پر کوئی بوجھ ڈالا گیا اور صحیح فیصلے نہ کیے گئے تو پھر وہ ہزاروں لوگوں کا روزگار جو ہے وہ بند ہوگا، اور اس کی ذمہ داری بالکل حکومت کی ہے. ہوگا، بند ہونا شروع ہو گیا. ہماری اسی بحریہ کی مارکیٹ کے اندر بھی کافی آفیسز جو ہیں کلوز ہیں. اس کے علاوہ کئی لوگ ہیں جو اس انڈسٹری سے چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ چلے گئے، ملک سے باہر چلے گئے. اپنا پیسہ آپ دیکھیں گے بہت سا پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ ظاہر بات ہے کسی نہ کسی ملک میں جا کر ریئل اسٹیٹ میں لگے گا یا کہیں نہ کہیں وہ اور انویسٹمنٹ کریں گے. تو بہتر تو یہ ہے کہ کوئی پلاننگ کی جائے کہ بجائے جانے کے یہاں سے پیسہ یہاں آئے، اس میں انوالو ہو. آپ تو اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے، اور یقینی طور پر بڑے بڑے جو انویسٹرز ہیں ان کا بھی آپ سے ہوگا، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا بھی آپ اظہار کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ادھر انکم نہیں ہے، ادھر پروفٹ ریشو بہت کم ہے. دبئی میں دیکھ لو، کہیں اور جگہ دیکھ لو، امریکہ میں دیکھ لو، پراپرٹی اس وقت بڑی ہے. انگلینڈ میں کہتے ہیں دیکھ لو، وہ تو اپنا پیسہ لے جائیں گے نا. ان کو تو چاہیے کہ انکم ہونی چاہیے. تو جس کو نہیں ہوگی وہ کتنی دیر ویٹ کرے گا؟ 6 ماہ ویٹ کرے گا، سال بعد چلا جائے گا. جی بالکل ٹھیک. شہزاد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیولپر ہیں، انویسٹر ہیں. شہزاد صاحب، ابھی بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے کہ اس شعبہ سے ریلیٹڈ بے شمار لوگ، اگر حکومت نے صحیح فیصلے نہ کیے تو پھر وہ جو لاکھوں لوگ ہیں ان کا روزگار بند ہوگا.